डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। सुप्रीम मार्शल गॉड सिस्टम, सीजन 1 समाप्त। एपिसोड 81 से 100। कार्तिक ने बिना एक पल गवाए उस गुप्त दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। पूरे रास्ते में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच फिर वही घबराई हुई आवाज सुनाई दी, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। कार्तिक ने आर्या और वीर की तरफ देखा और बोला, जल्दी चलो, कोई सच में मुसीबत में है। तीनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। कार्तिक की नई दिव्य दृष्टि अपने आप सक्रिय हो गई और उसे रास्ते में कई ऐसे जाल दिखाई देने लगे जो सामान्य आंखों से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। उसने तुरंत हाथ फैलाकर दोनों को रोक दिया और बोला, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। वीर ने हैरानी से पूछा, अब क्या हुआ? कार्तिक मुस्कुराया और बोला, अगर अभी तुमने कदम रखा होता तो सीधे नीचे 100 फीट गहरी खाई में गिर जाते। वीर ने नीचे देखा तो वहां तो सीधी जमीन दिख रही थी। उसने डरते हुए कहा, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कार्तिक ने एक छोटा पत्थर उठाकर सामने फेंका। अगले ही पल जमीन गायब हो गई और पत्थर गहरी खाई में गिरता चला गया। वीर ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, भाई, आज तो मेरी जान मुफ्त में बच गई। आर्या हल्का सा हंसते हुए बोली, लगता है अब हमें हर कदम पर तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, पहली बार किसी ने मेरी बात इतनी जल्दी मानी है। तीनों धीरे धीरे जालों से बचते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें लोहे की मोटी जंजीरों से बंद एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। उसके बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई थी। उसके हाथों और पैरों में चमकती हुई दिव्य जंजीरें बंधी थीं। उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। जैसे ही उसने कार्तिक को देखा, उसके चेहरे पर उम्मीद लौट आई। वह बोली, आखिर कोई तो आया। मुझे लगा मैं यहीं हमेशा के लिए कैद रह जाऊंगी। कार्तिक धीरे से उसके पास पहुंचा और बोला, घबराओ मत, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। तभी सिस्टम की आवाज आई, सावधान, सामने की जंजीरें साधारण नहीं हैं। इन्हें छूते ही सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय हो जाएगी। वीर ने धीरे से कहा, मतलब फिर से लड़ाई पक्की है? कार्तिक ने हंसकर कहा, अब तो बिना लड़ाई के कोई काम होता ही नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली और जंजीरों पर वार करने ही वाला था कि लड़की जोर से बोली, नहीं, इन्हें मत काटना। कार्तिक तुरंत रुक गया और बोला, क्यों? लड़की ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर जंजीर टूटी तो यहाँ का रक्षक जाग जाएगा और फिर हम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। आर्या ने पूछा, फिर तुम्हें छुड़ाए कैसे? लड़की ने कहा, सामने दीवार पर 4 प्राचीन निशान बने हैं। उन्हें सही क्रम में दबाना होगा, लेकिन गलत क्रम हुआ तो वही होगा जिससे मैं तुम्हें रोक रही हूँ। वीर ने चारों निशानों को देखा और सिर खुजलाते हुए बोला, मुझे तो सब एक जैसे दिख रहे हैं। कार्तिक की दिव्य दृष्टि फिर चमकी और उसे चारों निशानों में अलग अलग ऊर्जा दिखाई देने लगी। उसने धीरे से कहा, पहला यह वाला, फिर दाहिना, उसके बाद ऊपर और आखिर में बीच वाला। उसने एक एक करके चारों निशान दबाए। पूरे कक्ष में तेज कंपन होने लगा। कुछ पल के लिए सबकी सांसें रुक गईं। फिर अचानक जंजीरें अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गईं। लड़की आजाद हो गई। उसने राहत की लंबी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, तुम सच में अलग हो। शायद किस्मत ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। वीर तुरंत बोला, पहले अपना नाम तो बता दो, इतनी देर से बचा रहे हैं और नाम भी नहीं पता। लड़की हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम अनन्या है। कार्तिक ने हाथ बढ़ाकर कहा, मैं कार्तिक, ये आर्या और ये हमारा सबसे ज्यादा बोलने वाला दोस्त वीर। वीर तुरंत बोला, अरे मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। चारों हल्का सा हंस पड़े। इतने तनाव के बीच पहली बार माहौल थोड़ा हल्का हुआ। तभी पूरे कक्ष में जोरदार धमाका हुआ और जमीन बुरी तरह कांपने लगी। सिस्टम की आवाज गूंजी, चेतावनी, विरासत का मुख्य रक्षक सक्रिय हो चुका है, भागने का समय समाप्त। अगले ही पल कक्ष की सबसे बड़ी पत्थर की दीवार टूट गई और उसके अंदर से लगभग 20 फीट ऊंचा पत्थर का एक विशाल योद्धा बाहर निकला। उसकी आंखों में सुनहरी आग जल रही थी और हाथ में विशाल गदा थी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, जिसने कैदी को मुक्त किया है वही अब मेरी परीक्षा देगा।
कार्तिक ने तलवार कसकर पकड़ ली। आर्या उसके बराबर आकर खड़ी हो गई। वीर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आज फिर आराम नहीं मिलने वाला। अनन्या ने कार्तिक की तरफ देखा और धीरे से बोली, सावधान रहना, यह अब तक का सबसे खतरनाक रक्षक है। कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो, अब तुम अकेली नहीं हो। विशाल पत्थर का रक्षक अपनी सुनहरी आंखों से कार्तिक और उसके साथियों को घूरता रहा। फिर उसने अपनी भारी गदा जमीन पर इतनी जोर से पटकी कि पूरा कक्ष कांप उठा। पत्थरों की बारिश होने लगी और वीर घबराकर बोला, अरे भाई, यह तो शुरू होते ही घर गिराने पर उतर आया है। इसे किसी ने गुस्सा कम करने की दवा नहीं दी क्या? कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजरें रक्षक से एक पल के लिए भी नहीं हटी। उसने कहा, मजाक बाद में करना, पहले बचकर रहना। तभी रक्षक बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ लपका। उसकी इतनी बड़ी देह देखकर कोई भी सोच सकता था कि वह धीमा होगा, लेकिन उसकी चाल देखकर चारों हैरान रह गए। कार्तिक ने तुरंत आर्या का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और खुद भी एक तरफ छलांग लगा दी। अगले ही पल गदा जमीन से टकराई और वहां कई फीट गहरा गड्ढा बन गया। वीर ने दूर से देखा तो उसके मुंह से निकल गया, अगर यह मेरे ऊपर गिर जाती तो मेरा नाम पत्थर के नीचे लिखा मिलता। अनन्या पहली बार मुस्कुराई। इतने दिनों की कैद के बाद भी वीर की बातों ने उसके चेहरे पर हंसी ला दी। लेकिन अगले ही पल रक्षक ने अपना दूसरा हमला कर दिया। इस बार उसने हवा में घूमकर गदा घुमाई और चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा की लहर फैल गई। कार्तिक चिल्लाया, सब नीचे झुको। चारों तुरंत झुक गए और ऊर्जा की लहर उनके सिर के ऊपर से निकलकर पीछे की दीवार तोड़ती चली गई। सिस्टम की आवाज आई, विश्लेषण पूरा। रक्षक के शरीर पर सीधा हमला बेकार है, उसके सीने के बीच बना ऊर्जा केंद्र ही उसकी कमजोरी है। कार्तिक ने मन ही मन कहा, यही जानकारी पहले दे देता तो अच्छा रहता। सिस्टम बोला, पहले मुझे भी पता करना पड़ता है। कार्तिक ने तलवार संभाली और बोला, आर्या, वीर, उसका ध्यान भटकाओ, मैं मौका देखकर वार करूंगा। वीर ने हंसते हुए कहा, मतलब फिर से सबसे खतरनाक काम मेरे हिस्से में आ गया। आर्या बोली, कम बोलो और बचकर रहो। दोनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। रक्षक एक पल उनके पीछे घूमता तो दूसरे पल कार्तिक उसकी चाल देख रहा था। अनन्या अचानक बोली, उसके दाहिने घुटने पर पहले वार करो, तभी उसका संतुलन बिगड़ेगा। कार्तिक ने बिना देर किए पूरी ताकत से छलांग लगाई और तलवार सीधे रक्षक के घुटने पर मार दी। तेज चिंगारियां निकलीं। रक्षक एक कदम पीछे डगमगाया और उसी समय आर्या ने दूसरी तरफ से हमला कर दिया। रक्षक गुस्से में दहाड़ा और उसने हाथ घुमाकर आर्या को दूर फेंक दिया। कार्तिक ने यह देखा तो उसका चेहरा बदल गया। वह तेजी से दौड़कर आर्या के पास पहुंचा और उसे संभालते हुए बोला, तुम ठीक हो? आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होगा, पहले उसे संभालो। कार्तिक ने राहत की सांस ली। तभी वीर चिल्लाया, कार्तिक, पीछे। कार्तिक ने मुड़कर देखा तो रक्षक की विशाल गदा उसके सिर के बिल्कुल ऊपर थी। उसने तुरंत पीछे छलांग लगाई, लेकिन गदा उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर लुढ़क गया। उसके कंधे से खून की पतली धारा बहने लगी। अनन्या घबराकर उसकी तरफ दौड़ी और बोली, तुम घायल हो गए। कार्तिक दर्द सहते हुए मुस्कुराया और बोला, बस खरोंच है, अभी बहुत काम बाकी है। अनन्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, तुम दूसरों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हो, ऐसे लोग अब बहुत कम बचे हैं। कार्तिक कुछ कह पाता उससे पहले सिस्टम बोला, होस्ट की जीवन ऊर्जा घट रही है, लेकिन युद्ध भावना बढ़ रही है। विशेष कौशल सक्रिय करने की अनुमति मांगी जाती है। कार्तिक ने तुरंत कहा, अनुमति है। अगले ही पल उसके पूरे शरीर के चारों तरफ सुनहरी और नीली ऊर्जा घूमने लगी। उसकी आंखों की चमक पहले से कई गुना बढ़ गई। वीर दूर से चिल्लाया, वाह भाई, अब तो तू सच में हीरो लग रहा है। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, हीरो बाद में बनूंगा, पहले इसे खत्म करते हैं। वह बिजली जैसी रफ्तार से रक्षक की तरफ दौड़ा। इस बार उसकी गति इतनी तेज थी कि रक्षक भी एक पल के लिए उसे पकड़ नहीं पाया। कार्तिक सीधे उसके सीने तक पहुंचा और पूरी ताकत से तलवार उसके ऊर्जा केंद्र में घुसा दी। पूरे कक्ष में भयानक विस्फोट हुआ। तेज रोशनी फैल गई। चारों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद जब रोशनी कम हुई तो रक्षक वहीं घुटनों के बल बैठा था। उसके शरीर में दरारें पड़ चुकी थीं, लेकिन वह अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और भारी आवाज में कहा,
अच्छा, बहुत अच्छा। वर्षों बाद कोई इस परीक्षा के अंतिम चरण तक पहुंचा है। लेकिन असली रक्षक मैं नहीं हूं। यह सुनते ही चारों के चेहरे बदल गए। अगले ही पल पूरे कक्ष की दीवारें अपने आप खुलने लगीं और अंदर से इतनी प्रचंड दिव्य ऊर्जा निकली कि कार्तिक तक की सांसें कुछ पल के लिए रुक गईं। फिर अंधेरे के बीच दो विशाल सुनहरी आंखें धीरे धीरे खुलीं और एक गंभीर आवाज गूंजी, अब मैं देखूंगा कि सिंह वंश का उत्तराधिकारी सच में कितना योग्य है। विशाल सुनहरी आंखें अंधेरे में चमकती रहीं और धीरे धीरे पूरा कक्ष किसी अदृश्य शक्ति से कांपने लगा। कार्तिक ने तलवार और मजबूती से पकड़ ली। उसके कंधे से अब भी हल्का खून बह रहा था, लेकिन उसने जैसे दर्द को महसूस करना ही छोड़ दिया था। तभी वह गंभीर आवाज फिर गूंजी, डर रहे हो उत्तराधिकारी? कार्तिक ने बिना झिझक जवाब दिया, डर तो हर इंसान को लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं डर के कारण पीछे नहीं हटता। कुछ पल के लिए पूरा कक्ष शांत हो गया। फिर अचानक एक हल्की हंसी सुनाई दी। अच्छा जवाब। अगले ही पल सुनहरी रोशनी के बीच से एक लंबा राजसी व्यक्तित्व बाहर आया। उसने सुनहरे कवच पहन रखे थे। उसकी कमर पर एक प्राचीन तलवार लटक रही थी और उसके माथे पर सिंह का निशान चमक रहा था। आर्या धीरे से बोली, यह इंसान है या कुछ और? सिस्टम की आवाज आई, सावधान। सामने खड़ा व्यक्ति जीवित नहीं है। यह एक प्राचीन आत्मा है जो विरासत की रक्षा कर रही है। वीर ने धीरे से कार्तिक के कान में कहा, यार यहाँ तो मरने के बाद भी लोग नौकरी छोड़ते नहीं हैं। इतनी गंभीर स्थिति में भी कार्तिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अनन्या भी अपनी हंसी रोक न सकी। तभी वह प्राचीन आत्मा बोली, तुम लोगों की हिम्मत मुझे पसंद आई, लेकिन विरासत हंसी मजाक से नहीं मिलती। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अगले ही पल चारों के सामने सैकड़ों सुनहरी तलवारें हवा में प्रकट हो गईं। हर तलवार की नोक सीधे उनकी तरफ थी। वीर ने घबराकर कहा, इतनी तलवारें देखकर तो मुझे अपनी सारी गलतियां याद आने लगी हैं। कार्तिक बोला, ध्यान रखो, यह हमें डराने की कोशिश कर रहा है। आत्मा मुस्कुराई और बोली, अगर डर नहीं लगता तो इन्हें रोक कर दिखाओ। अगले ही पल सारी तलवारें बिजली की गति से उनकी तरफ टूट पड़ी। कार्तिक चिल्लाया, सब अलग हो जाओ। चारों चार दिशाओं में कूद गए। पूरा कक्ष तलवारों की आवाज से गूंज उठा। कार्तिक एक के बाद एक वार रोकता जा रहा था। आर्या अपनी तेज चाल से हमलों से बच रही थी। वीर कभी लुढ़क रहा था, कभी कूद रहा था और बीच बीच में बोल भी रहा था, अरे भाई, एक एक करके आओ, लाइन बनाकर हमला करो। अनन्या ने पहली बार अपनी हथेली उठाई और उसके चारों तरफ नीले रंग की ऊर्जा घूमने लगी। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो एक चमकदार ऊर्जा ढाल बन गई जिसने कई तलवारों को रोक लिया। कार्तिक ने हैरानी से पूछा, तुम लड़ भी सकती हो? अनन्या मुस्कुराई, इतने साल कैद में थी, कमजोर नहीं हुई हूँ। कार्तिक ने कहा, अच्छा है, अब हम चार नहीं, पूरी टीम है। तभी प्राचीन आत्मा ने पहली बार खुद हमला किया। वह एक पल में कार्तिक के सामने पहुंच गया और उसकी तलवार सीधे कार्तिक की गर्दन की तरफ बढ़ी। कार्तिक ने किसी तरह अपना वार रोक लिया, लेकिन दोनों तलवारों की टक्कर से इतनी तेज ऊर्जा निकली कि वह कई कदम पीछे फिसल गया। उसकी हथेलियां सुन्न हो गईं। उसने मन ही मन कहा, इतनी ताकत? सिस्टम बोला, यह अभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग भी नहीं कर रहा। कार्तिक ने गहरी सांस ली और बोला, तो फिर मुझे भी अब पीछे नहीं रहना चाहिए। उसने अपनी सारी ऊर्जा तलवार में इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उसके गले में लटका जेड पेंडेंट भी चमकने लगा। तभी प्राचीन आत्मा कुछ पल के लिए रुक गई। उसने ध्यान से उस पेंडेंट को देखा और उसकी आंखों में पहली बार आश्चर्य दिखाई दिया। वह धीरे से बोला, यह वही पेंडेंट है। मतलब तुम सच में उसी रक्तरेखा से हो? कार्तिक ने कहा, अब तो यकीन हो गया। आत्मा ने तलवार नीचे कर ली और बोला, रक्तरेखा साबित हो गई, लेकिन दिल अभी साबित होना बाकी है। इतना कहकर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और अगले ही पल पूरे कक्ष का दृश्य बदल गया। कार्तिक ने खुद को अचानक अपने पुराने कॉलेज के हॉस्टल के सामने खड़ा पाया। उसके सामने वही साधारण जिंदगी थी। दोस्त हंस रहे थे, क्लास चल रही थी, कैंटीन से खाने की खुशबू आ रही थी। फिर उसने देखा कि सामने एक छोटा बच्चा अकेला बैठा रो रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह बचपन में था। कार्तिक की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं। तभी सिस्टम की आवाज आई, सावधान, यह भ्रम परीक्षा है। अगर होस्ट अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया तो हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंस सकता है।
उसी समय उस छोटे बच्चे ने कार्तिक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए रोते रोते कहा, भैया मुझे अकेला मत छोड़ो। कार्तिक वहीं खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठियां अपने आप कस गईं और उसके दिल की धड़कन पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। कार्तिक उस छोटे बच्चे को कुछ पल तक देखता रहा। उसकी आंखों में अपने ही बचपन की अकेली रातें घूमने लगीं। हॉस्टल का कमरा, खाली जेब, दूसरों को उनके परिवार के साथ हंसते देखकर अपने दिल का दर्द छिपाना, सब कुछ जैसे दोबारा उसके सामने आ गया। वह धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ा। बच्चे ने फिर कांपती आवाज में कहा, भैया मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कार्तिक की आंखें नम हो गईं। उसने झुककर बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोला, मैं जानता हूं अकेलापन कितना दर्द देता है, लेकिन अब मैं पहले वाला कार्तिक नहीं हूं। तभी सिस्टम की तेज आवाज गूंजी, होस्ट याद रखिए यह भ्रम है। अगर आपने इसे सच मान लिया तो परीक्षा यहीं खत्म हो जाएगी। कार्तिक ने गहरी सांस ली। उसने बच्चे की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम सच में मेरा बचपन हो तो सुनो, अब हम अकेले नहीं हैं। अब हमारे पास अपने लोग हैं, दोस्त हैं और एक मंजिल है। इतना कहते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे मन से बोला, मैं अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन भविष्य जरूर बदलूंगा। अगले ही पल वह बच्चा मुस्कुराया और धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदलकर गायब हो गया। पूरा हॉस्टल, कॉलेज और आसपास का दृश्य भी टूटते हुए कांच की तरह बिखरने लगा। अगले ही पल कार्तिक फिर उसी प्राचीन कक्ष में खड़ा था। उसके सामने वही प्राचीन आत्मा थी। आर्या, वीर और अनन्या भी वहीं खड़े थे, लेकिन तीनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आर्या दौड़कर उसके पास आई और बोली, कार्तिक तुम ठीक हो? तुम कई मिनट तक बिल्कुल हिले तक नहीं। कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ, बस अतीत से मिलकर वापस आया हूँ। वीर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भगवान का शुक्र है। मुझे लगा अब मुझे अकेले ही इस पत्थर वाले बाबा से लड़ना पड़ेगा। अनन्या हंस पड़ी और बोली, तुम लड़ते कम हो, बोलते ज्यादा हो। वीर ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, बातों से भी कई लड़ाइयाँ जीती जाती हैं। कार्तिक और आर्या दोनों हंस पड़े। इतने तनाव के बीच यह छोटी सी हंसी सबके दिल को हल्का कर गई। तभी प्राचीन आत्मा ने संतोष से सिर हिलाया और बोला, बहुत कम लोग अपने अतीत का सामना कर पाते हैं। तुमने कर लिया? कार्तिक ने पूछा। अब क्या मेरी परीक्षा खत्म हो गई? आत्मा बोली, अभी नहीं, सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया। अचानक कार्तिक के जेड पेंडेंट से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा कक्ष उस रोशनी से भर गया। कार्तिक ने महसूस किया कि पेंडेंट जैसे किसी अदृश्य शक्ति की तरफ खींच रहा है। तभी सामने की पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी और उसके पीछे एक विशाल प्राचीन सभागार दिखाई दिया। सभागार के बीचों बीच एक सुनहरा सिंहासन रखा था और उसके ऊपर हवा में तैरती हुई एक चमकदार तलवार दिखाई दे रही थी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि कोई भी सीधा उसे देख नहीं पा रहा था। सिस्टम की आवाज गूंजी, विशेष सूचना, दिव्य विरासत का प्रथम पुरस्कार सामने है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। कार्तिक धीरे धीरे सिंहासन की तरफ बढ़ा। तभी अचानक सभागार के दोनों ओर खड़ी विशाल मूर्तियों की आंखें लाल हो गईं और वे जीवित होकर खड़ी हो गईं। इस बार उनकी संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि 12 थी। वीर ने उन्हें देखकर लंबी सांस ली और बोला, लगता है यहाँ के लोगों को मेहमानों का स्वागत करने का तरीका ही यही आता है। आर्या ने तलवार निकालते हुए कहा, मजाक बाद में करना, इस बार दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। अनन्या ने अपनी ऊर्जा इकट्ठा करते हुए कहा, अगर कार्तिक को उस तलवार तक पहुंचना है तो हमें उसका रास्ता साफ करना होगा। कार्तिक ने तीनों की तरफ देखा और बोला, नहीं, इस बार हम चारों साथ लड़ेंगे, कोई भी अकेला खतरा नहीं उठाएगा। तीनों ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दोस्ती का वह पल शब्दों से ज्यादा मजबूत था। तभी 12 विशाल रक्षक एक साथ उनकी तरफ बढ़ने लगे। पूरा सभागार उनके कदमों से कांप उठा। लेकिन उसी समय कार्तिक के जेड पेंडेंट से निकली रोशनी और तेज हो गई और उसके मन में एक अनजानी आवाज गूंजी, उत्तराधिकारी, अगर तुमने यह युद्ध जीत लिया तो तुम्हें अपने परिवार से जुड़ा ऐसा सच पता चलेगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। कार्तिक ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ता थी और उसने धीमी आवाज में कहा, अब चाहे सामने कितने भी दुश्मन आ जाएं,
मैं रुकने वाला नहीं हूं। कार्तिक ने अपनी तलवार दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ ली और जैसे ही 12 विशाल पत्थर के रक्षक उनकी तरफ दौड़े, पूरा सभागार जोर से कांप उठा। अगले ही पल पहला रक्षक अपनी विशाल तलवार लेकर कार्तिक के ऊपर टूट पड़ा, लेकिन कार्तिक बिजली की तरह एक तरफ हट गया और अपनी तलवार उसके घुटने पर मार दी। जोरदार धमाका हुआ, लेकिन रक्षक सिर्फ एक कदम पीछे हटा। वीर हंसते हुए बोला, अरे भाई, ये पत्थर के बने हैं या पहाड़ के? इनको दर्द भी होता है कि नहीं? आर्या ने उसी समय अपनी तेज ऊर्जा वाली तलवार घुमाई और दूसरे रक्षक की आंख पर वार किया। उसकी लाल चमक कुछ पल के लिए बुझ गई। अनन्या ने पीछे से अपनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ते हुए कहा, कार्तिक, इनके सीने के बीच में चमकता निशान देखो, वहीं इनकी कमजोरी है। कार्तिक ने ध्यान से देखा तो सच में हर रक्षक के सीने पर हल्का सुनहरा चिन्ह चमक रहा था। सिस्टम तुरंत बोला, विश्लेषण पूरा। लक्ष्य की कमजोरी मिल गई। उसी स्थान पर लगातार 3 वार कीजिए। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात थी। वह हवा में उछला और पहले रक्षक के सीने पर लगातार 3 वार कर दिए। तीसरे वार के साथ ही पूरा पत्थर का शरीर टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। वीर खुशी से चिल्लाया, वाह भाई, अब आया मजा। लेकिन अगले ही पल बाकी 11 रक्षक एक साथ उनकी तरफ टूट पड़े। चारों ने पीठ से पीठ मिलाकर घेरा बना लिया। कुछ पल तक सिर्फ तलवारों की टक्कर, पत्थरों के टूटने की आवाज और ऊर्जा के धमाके पूरे सभागार में गूंजते रहे। लड़ाई के बीच वीर अचानक फिसल गया और एक विशाल रक्षक की गदा सीधे उसकी तरफ आने लगी। वह डरकर चिल्लाया, कार्तिक, आज तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। कार्तिक बिना एक पल गवाए उसके सामने आ गया और पूरी ताकत से उस गदा को रोक लिया। उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई, लेकिन उसने वीर को बचा लिया। वीर उठते हुए बोला, या एक दिन मैं भी तुम्हारी जान बचाऊंगा। कार्तिक हंस पड़ा, पहले खुद को बचाना सीख ले। यह सुनकर लड़ाई के बीच भी आर्या और अनन्या मुस्कुरा दी। तभी एक और रक्षक पीछे से कार्तिक पर हमला करने वाला था, लेकिन आर्या ने बिना देर किए उसके सामने आकर वार रोक लिया। उसके हाथ हल्के कांप गए। कार्तिक ने चिंता से पूछा, आर्या ठीक हो? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। कार्तिक की आंखों में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। तभी अनन्या ने जोर से कहा, सभी एक साथ इनके चिन्ह पर वार करो। अगले ही पल चारों ने अपने अपने सामने वाले रक्षकों के सीने पर हमला कर दिया। लगातार धमाकों के साथ एक एक करके 7 रक्षक टूटकर बिखर गए, लेकिन तभी पूरा सभागार फिर से कांपने लगा। बचे हुए 5 रक्षक अचानक आपस में मिलकर एक विशाल दानवाकार पत्थर योद्धा बन गए, जिसकी ऊंचाई 20 फीट से भी ज्यादा थी। उसकी आंखों से लाल आग निकल रही थी। वीर ने ऊपर देखते हुए कहा, पहले 12 थे तो डर लग रहा था, अब एक हुआ है तो उससे भी ज्यादा डर लग रहा है। अनन्या हंस पड़ी, तुम्हें हर हालत में डर ही लगता है। तभी वह विशाल रक्षक गरजा और उसकी आवाज पूरे सभागार में गूंज गई, उत्तराधिकारी, यदि विरासत चाहिए तो अपनी पूरी शक्ति दिखाओ। इतना कहते ही उसने अपनी विशाल मुट्ठी जमीन पर दे मारी। पूरा फर्श टूट गया और कार्तिक समेत सभी पीछे उछल गए। कार्तिक धीरे से उठा, उसके होठों के किनारे से खून की एक बूंद निकल आई। आर्या तुरंत उसके पास आई और बोली, तुम ठीक हो? कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, इतनी सी चोट से कुछ नहीं होता। लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि सामने वाला दुश्मन अब तक का सबसे शक्तिशाली है। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, विशेष सूचना, होस्ट की ऊर्जा तेजी से घट रही है। यदि नई शक्ति का उपयोग नहीं किया गया तो जीत की संभावना केवल 28% है। कार्तिक ने मन ही मन कहा, तो फिर नई शक्ति ही सही, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। तभी उसके जेड पेंडेंट से पहले से भी ज्यादा तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा सभागार उस रोशनी में डूब गया और उसी पल हवा में तैर रही वह दिव्य तलवार हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। कार्तिक की नजर हवा में कांप रही उस दिव्य तलवार पर टिक गई। उसी समय विशाल पत्थर का रक्षक जोर से गरजा और पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। उसके हर कदम से जमीन फट रही थी। आर्या ने तुरंत तलवार उठाकर कहा, कार्तिक, तलवार तक पहुंचो, इसे हम रोकते हैं। कार्तिक ने सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल बोला, नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। वीर हंसते हुए बोला, अरे हीरो, आज थोड़ा हमारी भी सुन लो, वरना इतनी मेहनत से दोस्ती किस दिन काम आएगी। अनन्या ने भी मुस्कुराकर कहा, हम चारों साथ आए हैं,
लेकिन इस समय सबसे जरूरी तुम हो। कार्तिक कुछ पल उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर गर्व और अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, ठीक है। लेकिन संभलकर अगले ही पल आर्या, वीर और अनन्या तीनों एक साथ उस विशाल रक्षक की तरफ दौड़ पड़े। आर्या ने उसकी आंखों पर लगातार वार करना शुरू किया। वीर उसकी टांगों के पास घूम घूम कर उसका ध्यान भटकाने लगा और बीच बीच में बोलता जा रहा था, अरे ओ पत्थर के चाचा, इधर देखो, इतनी बड़ी बॉडी बनाकर भी एक आदमी नहीं पकड़ पा रहे। रक्षक गुस्से से गरजा और वीर के पीछे भागा। वीर भागते हुए चिल्लाया, अरे मजाक था, इतना सीरियस मत हो जाओ। यह देखकर अनन्या भी हंस पड़ी, लेकिन उसी समय उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़कर रक्षक के पैरों को कुछ पल के लिए रोक दिया। उधर कार्तिक तेजी से उस सुनहरी तलवार की तरफ बढ़ रहा था। जितना वह आगे बढ़ता उतनी ही तेज रोशनी उसके जेड पेंडेंट से निकलती जाती। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज गूंजी, उत्तराधिकारी। दिव्य तलवार केवल उसी को स्वीकार करती है जिसका मन लालच से नहीं बल्कि संकल्प से भरा हो। कार्तिक बिना रुके बोला, मुझे शक्ति अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी है और अपने परिवार का सच जानना है। जैसे ही उसने यह कहा, तलवार की चमक अचानक और तेज हो गई। लेकिन उसी पल विशाल रक्षक ने जोर का झटका देकर आर्या, वीर और अनन्या तीनों को दूर फेंक दिया। आर्या जमीन पर गिरते ही दर्द से कराह उठी। कार्तिक पीछे मुड़ा और घबराकर बोला, आर्या। आर्या ने दर्द सहते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरी चिंता मत करो, आगे बढ़ो। तभी रक्षक बिजली जैसी रफ्तार से कार्तिक की तरफ बढ़ा और अपनी विशाल मुट्ठी उसके ऊपर दे मारी। कार्तिक समय रहते उछल गया, लेकिन धमाके की ताकत से वह भी दूर जा गिरा। उसके हाथ से तलवार छूट गई। वीर दौड़कर उसके पास आया और बोला, भाई अब क्या करें? कार्तिक धीरे धीरे उठा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में हार नहीं थी। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, आपकी इच्छा शक्ति सीमा से ऊपर पहुंच चुकी है। दिव्य विरासत आपकी परीक्षा ले रही है। अगले ही पल जेड पेंडेंट हवा में उठ गया और उसमें से सुनहरी किरण सीधे उस दिव्य तलवार से जा मिली। पूरी गुफा तेज रोशनी से भर गई। विशाल रक्षक पहली बार 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में भी डर दिखाई देने लगा। तभी वह दिव्य तलवार धीरे धीरे हवा से नीचे उतरने लगी। लेकिन जैसे ही कार्तिक ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक लंबे कद का रहस्यमयी व्यक्ति था जिसके चेहरे पर सुनहरा मुखौटा था। उसने शांत आवाज में कहा, अगर यह तलवार उठा ली तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वापस लौटने का रास्ता खत्म हो जाएगा। कार्तिक ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन मैंने अकेले जीना छोड़कर अपने लोगों के लिए लड़ना शुरू किया था, उसी दिन लौटने का रास्ता पीछे छूट गया था। रहस्यमयी व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यही जवाब सुनना चाहता था। इतना कहते ही उसकी आकृति रोशनी में बदलकर गायब हो गई और दिव्य तलवार सीधे कार्तिक के सामने आकर रुक गई। पूरी गुफा में गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, उत्तराधिकारी, अपनी विरासत स्वीकार करो। कार्तिक ने गहरी सांस ली। उसके सामने हवा में तैर रही दिव्य तलवार धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी। पूरे सभागार में ऐसी शांति छा गई जैसे समय ही रुक गया हो। आर्या, अनन्या और वीर भी अपनी चोटों की परवाह किए बिना उसी तरफ देखने लगे। वीर ने धीरे से कहा, भाई, लगता है आज तेरी किस्मत सच में बदलने वाली है। कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजर तलवार से नहीं हटी। अगले ही पल उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां तलवार के मूठ से टकराईं, पूरी गुफा में तेज सुनहरी बिजली फैल गई। कार्तिक की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसके शरीर के चारों तरफ सुनहरी और नीली ऊर्जा घूमने लगी। सिस्टम की आवाज लगातार गूंजने लगी, विशेष सूचना, दिव्य विरासत होस्ट के साथ जुड़ रही है। ऊर्जा स्तर तेजी से बढ़ रहा है। शरीर का पुनर्निर्माण शुरू। अगले ही पल कार्तिक के पुराने घाव अपनी आंखों के सामने भरने लगे। उसकी सांसें पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो गईं। उसकी ऊर्जा पूरे सभागार में महसूस होने लगी। विशाल पत्थर का रक्षक पहली बार 2 कदम पीछे हट गया, जैसे उसे भी इस नई शक्ति का एहसास हो गया हो। तभी कार्तिक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब हल्की सुनहरी चमक थी। उसने तलवार को एक बार हवा में घुमाया। सिर्फ एक साधारण सा वार हुआ, लेकिन उससे निकली ऊर्जा की लहर ने पूरे सभागार को हिला दिया। वीर की आंखें फटी रह गईं। अरे,
ये तो पहले वाला कार्तिक बिल्कुल नहीं रहा। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, अब समझ आया क्यों यह विरासत इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। आर्या बस चुपचाप कार्तिक को देख रही थी। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। तभी विशाल रक्षक जोर से गरजा और पूरी ताकत से कार्तिक पर टूट पड़ा। इस बार कार्तिक अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने धीरे से कहा, अब मेरी बारी। अगले ही पल वह बिजली से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। किसी को उसकी चाल तक दिखाई नहीं दी। सिर्फ एक चमक हुई और फिर पूरी गुफा में जोरदार धमाका गूंजा। विशाल पत्थर का रक्षक बीच से दो हिस्सों में टूट गया और हजारों पत्थरों में बिखर गया। कुछ पल तक पूरा सभागार बिल्कुल शांत रहा। फिर वीर उछल पड़ा, वाह भाई, एक ही वार। मुझे तो अब तेरे दुश्मनों पर दया आने लगी है। कार्तिक हंस पड़ा, इतनी जल्दी मत खुश हो, असली मुश्किल अभी बाकी है। तभी अचानक पूरी गुफा फिर से कांपने लगी। ऊपर की छत से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। प्राचीन आत्मा फिर से उनके सामने प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, बधाई हो उत्तराधिकारी, तुमने पहली विरासत प्राप्त कर ली। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। कार्तिक ने पूछा, क्या अब मुझे मेरे परिवार के बारे में पता चलेगा? प्राचीन आत्मा कुछ पल शांत रही, फिर उसने हाथ घुमाया। हवा में एक सुनहरी तस्वीर उभर आई। उसमें एक विशाल महल दिखाई दे रहा था। उसके मुख्य द्वार पर वही चिन्ह बना था जो कार्तिक के जेड पेंडेंट पर था। कार्तिक की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, यही यही तो वही निशान है। आत्मा बोली, हाँ, तुम्हारा परिवार जिंदा है, लेकिन अभी उनसे मिलने का समय नहीं आया है। तुम्हें पहले और मजबूत बनना होगा। कार्तिक की आंखों में एक पल के लिए खुशी आई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन एक दिन जरूर उनसे मिलूंगा। प्राचीन आत्मा ने संतोष से सिर हिलाया और बोली, यही धैर्य तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तभी सिस्टम की आवाज आई, मिशन पूरा। होस्ट को नई तलवार कला, नई ऊर्जा तकनीक और एक विशेष इनाम प्राप्त हुआ। नया मिशन शीघ्र जारी होगा। वीर ने हंसते हुए कहा, यार, इतना सब हो गया, अब अगर बाहर चलकर कुछ अच्छा खाना मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। अनन्या मुस्कुराई, तुम्हें हर समय खाने की ही पड़ी रहती है। वीर ने तुरंत जवाब दिया, खाली पेट कोई महान योद्धा नहीं बनता। यह सुनकर कार्तिक और आर्या दोनों हंस पड़े। कई दिनों बाद चारों दोस्तों ने खुलकर हंसी साझा की। लेकिन उसी समय सभागार के सबसे आखिर में मौजूद एक विशाल पत्थर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। उसके अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और गहरे अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठीं। फिर एक भारी आवाज गूंजी, दिव्य तलवार के नए स्वामी, आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। अब देखते हैं तुम इस शक्ति के योग्य सच में हो भी या नहीं। चारों दोस्तों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और कार्तिक ने अपनी नई दिव्य तलवार फिर से मजबूती से पकड़ ली। कार्तिक ने नई दिव्य तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। सामने अंधेरे में चमक रही दो लाल आंखें धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगीं। पूरी गुफा में ऐसा सन्नाटा छा गया कि चारों दोस्तों की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वीर ने धीरे से कार्तिक के कान में कहा, भाई, अगर ये भी पत्थर का राक्षस निकला ना तो इस बार पहले से बता देना, मैं पहले ही भागने की तैयारी कर लूं। कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, भागने का सोच भी मत, वरना सबसे पहले मैं ही पकड़कर वापस लाऊंगा। वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, दोस्ती भी अजीब चीज है, जान भी नहीं बचाने देती। यह सुनकर अनन्या अपनी हंसी रोक नहीं पाई। आर्या ने भी मुस्कुराकर कहा, डरते बहुत हो लेकिन लड़ते सबसे आगे हो। वीर ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, डरना और बहादुरी दोनों साथ साथ चलती हैं। तभी अंधेरे से धीरे धीरे एक काले वस्त्रों में लिपटा लंबा आदमी बाहर आया। उसका चेहरा आधे मुखौटे से ढका था और उसकी आंखों की लाल चमक बिल्कुल सामान्य इंसानों जैसी नहीं थी। उसने कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तो तुमने सच में दिव्य तलवार हासिल कर ली? उम्मीद से तेज आगे बढ़ रहे हो? कार्तिक ने तलवार नीचे नहीं की और शांत आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी हल्का सा हंसा, अभी मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना जान लो कि बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कार्तिक ने भौहें सिकोड़ लीं, अगर मेरा इंतजार था तो सामने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? वह आदमी मुस्कुराया, क्योंकि कमजोर कार्तिक से मिलने का कोई मतलब नहीं था। यह सुनते ही वीर बोला, भाई, इसकी बातें सुनकर तो मेरा भी गुस्सा आ रहा है। अगले ही पल वह रहस्यमयी आदमी बिना चेतावनी के गायब हो गया। कार्तिक की आंखें फैल गईं। पीछे हटो,
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह आदमी बिजली जैसी रफ्तार से अनन्या के पीछे पहुंच चुका था। कार्तिक ने तुरंत तलवार घुमाई, दोनों के हथियार टकराए और इतनी तेज चिंगारियां निकली कि पूरा सभागार रोशनी से भर गया। दोनों एक साथ पीछे हटे। रहस्यमय आदमी ने पहली बार हैरानी से कार्तिक को देखा। अच्छा, नई शक्ति पर इतनी जल्दी नियंत्रण भी कर लिया। कार्तिक ने जवाब दिया, मैं हर दिन सीख रहा हूँ। तभी सिस्टम की आवाज आई, सावधान, सामने मौजूद व्यक्ति की शक्ति वर्तमान होस्ट से अधिक है। सीधे युद्ध की सलाह नहीं दी जाती, कार्तिक ने मन ही मन कहा। निधि, डरना नहीं सिखाया तुमने, सिस्टम ने जवाब दिया। डरना नहीं, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेना भी ताकत होती है। इतने में रहस्यमय आदमी ने अपना हाथ उठाया और हवा में काले रंग की ऊर्जा का गोला बना दिया। पूरा सभागार भारी दबाव से कांपने लगा। आर्या ने तुरंत अपनी शक्ति छोड़कर कार्तिक के साथ खड़े होते हुए कहा, इस बार अकेले मत लड़ना। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे की बात समझ गए। अनन्या भी उनके साथ आकर खड़ी हो गई। वीर ने अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, 4 लोग हैं, चाहे सामने कोई भी हो। यह देखकर रहस्यमय आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। यही वजह है कि तुम्हें चुना गया है। शक्ति अकेले की नहीं, साथ निभाने वालों की भी होती है। अचानक उसने अपनी सारी काली ऊर्जा वापस खींच ली। कार्तिक हैरान रह गया। तुम लड़ क्यों नहीं रहे? वह आदमी बोला, आज नहीं, आज मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। कार्तिक ने गुस्से में कहा, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बात करो। रहस्यमय आदमी ने अपनी उंगली कार्तिक के जेड पेंडेंट की तरफ उठाई और बोला, जिस दिन उस पेंडेंट का दूसरा हिस्सा तुम्हारे सामने आएगा, उसी दिन तुम्हें अपने असली दुश्मनों का पता चलेगा। यह सुनकर कार्तिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। दूसरा हिस्सा? वह आदमी बोला, हाँ, और वह किसी खजाने में नहीं बल्कि एक इंसान के पास है। इतना कहकर उसने एक छोटी सी सुनहरी धातु की पट्टी कार्तिक की तरफ फेंकी। कार्तिक ने उसे पकड़ लिया। उस पर वही रहस्यमयी चिन्ह बना था जो उसके पेंडेंट पर था। कार्तिक कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह आदमी धुएं की तरह गायब हो गया। पूरी गुफा फिर शांत हो गई। वीर ने इधर-उधर देखते हुए कहा, ये आदमी था या हवा? अनन्या ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता वह दुश्मन था, लेकिन दोस्त भी नहीं। आर्या कार्तिक के पास आई और बोली, तुम ठीक हो? कार्तिक ने पट्टी को देखते हुए कहा, जितना आगे बढ़ रहा हूं उतने ही नए सवाल सामने आ रहे हैं। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, विशेष मिशन जारी, सुनहरी धातु की पट्टी का रहस्य खोजो, इनाम छिपे हुए परिवार से जुड़ा पहला महत्वपूर्ण सुराग। कार्तिक ने गहरी सांस ली, अपनी तलवार म्यान में रखी और मुस्कुराकर बोला, चलो अब इस रहस्य का भी अंत करके ही मानेंगे। चारों दोस्त गुफा से बाहर निकलने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पहाड़ के बाहर पहले से ही कुछ नकाबपोश लोग उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। और उनमें से एक धीरे से बोला, आखिरकार उत्तराधिकारी बाहर आने वाला है, अब असली खेल शुरू होगा। कार्तिक ने जैसे ही पहाड़ की गुफा से बाहर कदम रखा, उसकी नजर दूर खड़े कुछ पेड़ों पर गई जहां कुछ पल पहले हल्की सी हलचल हुई थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। उसने बिना कुछ कहे अपनी दिव्य चेतना फैलाई तो उसे कुछ कमजोर ऊर्जा के निशान महसूस हुए जो तेजी से दूर जा रहे थे। कार्तिक धीरे से बोला, कोई हमारी निगरानी कर रहा था। वीर तुरंत इधर-उधर देखने लगा और बोला, भाई, पहले एक रहस्यमय आदमी आया, अब ये नकाबपोश लोग। लगता है हमारी किस्मत में चैन लिखा ही नहीं है। अनन्या हंसते हुए बोली, अगर चैन मिल गया तो तुम सबसे पहले बोर हो जाओगे। वीर मुस्कुराकर बोला, ये भी सही बात है। तभी आर्या ने कार्तिक की तरफ देखा और बोली, अब क्या करेंगे? कार्तिक ने अपनी मुट्ठी में सुनहरी धातु की पट्टी कसते हुए कहा, पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर आराम से सोचेंगे। चारों धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रास्ता पहले से ज्यादा कठिन था, लेकिन अब सबके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। रास्ते में एक छोटी सी धारा मिली तो वीर सबसे पहले दौड़कर पानी में पैर डालकर बैठ गया और बोला, अब समझ आया कि जिंदा होने का असली मजा क्या होता है। अनन्या ने पास पड़ा छोटा सा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका। पत्थर सीधे पानी में गिरा और सारा पानी वीर के कपड़ों पर उछल गया। वीर उछलकर खड़ा हो गया और बोला, अरे, ये हमला था। अनन्या हंसते हुए बोली, युद्ध खत्म हो गया तो थोड़ा मजाक भी जरूरी है।
कार्तिक और आर्या दोनों उनकी हरकतें देखकर मुस्कुरा दिए। कई दिनों बाद ऐसा पल आया था जब सबने बिना किसी डर के खुलकर हंसी साझा की। थोड़ी देर बाद कार्तिक अकेला धारा के किनारे बैठ गया और अपनी जेब से जेड पेंडेंट और सुनहरी धातु की पट्टी निकालकर दोनों को साथ रखा। जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आए, उन पर बने चिन्ह कुछ पल के लिए हल्के सुनहरे रंग से चमक उठे। कार्तिक की आंखें फैल गईं। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, विश्लेषण जारी। दोनों वस्तुएं एक ही प्राचीन विरासत से जुड़ी हैं। आगे की जानकारी अभी सुरक्षित रखी गई है। होस्ट की शक्ति अपर्याप्त, कार्तिक ने मन ही मन कहा। निधि हर बार यही बोल देती हो, सिस्टम ने जवाब दिया। अगर अभी सब बता दूं तो आगे बढ़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी। कार्तिक मुस्कुराकर बोला, तुम भी ना। तभी पीछे से अनन्या धीरे से आई और उसके पास बैठ गई। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर अनन्या बोली, तुम जब भी उस पेंडेंट को देखते हो, तुम्हारी आंखों में अलग सी बेचैनी दिखती है। कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मुझे आज तक नहीं पता मैं सच में कौन हूं, मेरा परिवार कहाँ है, और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। अनन्या ने बिना कुछ कहे उसके कंधे पर हल्के से हाथ रख दिया और बोली, जो भी हो, अब तुम अकेले नहीं हो। कार्तिक कुछ पल उसे देखता रहा और पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची सुकून वाली मुस्कान आई। तभी दूर से वीर चिल्लाया, अरे तुम दोनों वहीं घर बसाने का सोच रहे हो क्या? हमें भी भूख लगी है। अनन्या तुरंत शर्मा गई और उठकर बोली, चलो, वरना ये पूरा जंगल सिर पर उठा लेगा। कार्तिक हंसते हुए उसके पीछे चल पड़ा। शाम होते होते चारों शहर की तरफ लौटने लगे, लेकिन जैसे ही वे जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंचे, अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। चारों तुरंत आवाज की तरफ दौड़े तो देखा लगभग 10 साल का एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और सामने 3 खूंखार जंगली भेड़िए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लड़का डर के मारे रोते हुए बोला, भैया बचा लो। कार्तिक ने बिना एक पल गवाए तलवार निकाल ली। वीर भी आगे बढ़ गया। एक भेड़िया छलांग लगाकर कार्तिक की तरफ आया, लेकिन कार्तिक ने एक ही वार में उसे दूर फेंक दिया। दूसरा वीर पर झपटा तो वीर ने ढाल से उसका हमला रोककर उसे लात मार दी। तीसरा भेड़िया अनन्या की तरफ बढ़ा, लेकिन आर्या ने बिजली जैसी रफ्तार से हमला करके उसे पीछे धकेल दिया। कुछ ही क्षणों में तीनों भेड़िए भाग खड़े हुए। छोटा लड़का दौड़कर कार्तिक से लिपट गया और रोते हुए बोला, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। कार्तिक ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब कुछ नहीं होगा। लड़के ने कांपते हुए अपनी गर्दन से बंधी एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती उतारी और बोला, ये मेरे दादाजी ने कहा था कि जिस दिन कोई मेरी जान बचाए उसे ये दे देना। कार्तिक ने जैसे ही वह तख्ती हाथ में ली, उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि उस पर वही प्राचीन चिन्ह बना था जो उसके जेड पेंडेंट और सुनहरी धातु की पट्टी पर बना हुआ था। उसी क्षण सिस्टम की आवाज तेजी से गूंजी, विशेष संकेत मिला, होस्ट सही दिशा में बढ़ रहा है। यह बच्चा सामान्य नहीं है, इसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। कार्तिक ने हैरानी से उस बच्चे की तरफ देखा, जबकि दूर एक ऊंची चट्टान पर वही रहस्यमयी मुखौटाधारी आदमी खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा कार्तिक, पहला धागा तुम्हारे हाथ लग चुका है। अब देखते हैं तुम सच तक पहुंच पाते हो या नहीं। कार्तिक कुछ पल तक उस छोटी लकड़ी की तख्ती को देखता रह गया। उसके हाथ अपने आप कांप गए, क्योंकि उस पर बना वही प्राचीन चिन्ह अब हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, विश्लेषण पूरा। यह वस्तु उसी प्राचीन वंश से जुड़ी है जिससे होस्ट का संबंध है। आगे की जानकारी अभी सुरक्षित है। कार्तिक ने गहरी सांस ली और घुटनों के बल बैठकर उस छोटे लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम आरव है। कार्तिक ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा, डरो मत आरव, अब तुम सुरक्षित हो। आरव ने धीरे से कहा, दादाजी हमेशा कहते थे कि अगर कभी इस निशान वाला कोई इंसान मिले तो उस पर भरोसा करना। यह सुनते ही कार्तिक, आर्या, अनन्या और वीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वीर धीरे से बोला, भाई, लगता है अब ये निशान हर दूसरे इंसान के पास मिलने वाला है। अनन्या हंस पड़ी और बोली, कम से कम इस बार ये पत्थर के राक्षस से तो बेहतर है। कार्तिक भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में सवाल और बढ़ चुके थे। उसने पूछा, तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं?
आरव की आंखें भर आईं। 3 दिन पहले कुछ नकाबपोश लोग हमारे गांव आए थे। दादाजी ने मुझे जंगल में छिपा दिया और खुद उन्हें रोकने चले गए। उसके बाद मैं उन्हें नहीं देख पाया। कार्तिक की मुट्ठी अपने आप भींच गई। तभी सिस्टम बोला, विशेष मिशन अपडेट, आरव के दादाजी को खोजो। सफलता पर परिवार से जुड़ा महत्वपूर्ण रहस्य प्राप्त होगा। कार्तिक ने बिना देर किए कहा, हम तुम्हारे दादाजी को ढूंढेंगे। आरव की आंखों में उम्मीद लौट आई। तभी वीर ने धीरे से कार्तिक के कान में कहा, भाई पहले कुछ खा भी लें, मेरा पेट अब मिशन के खिलाफ विद्रोह करने वाला है। कार्तिक हंस पड़ा, तुम्हारा पेट किसी भी युद्ध से बड़ा दुश्मन है। आर्या मुस्कुराकर बोली, चलो पहले गांव चलते हैं, वहां कुछ खाने को भी मिल जाएगा और जानकारी भी। सभी गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते भर आरव छोटी छोटी बातें करता रहा। कभी जंगल के पेड़ों के बारे में बताता, कभी अपने दादाजी की कहानियां सुनाता। वीर बीच बीच में उसे हंसाने के लिए अजीब चेहरे बनाता तो आरव खिलखिलाकर हंस पड़ता। कार्तिक उन दोनों को देखकर मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा जैसे इतने दिनों की लड़ाइयों के बीच यह छोटा सा पल उसे फिर से सामान्य जिंदगी की याद दिला रहा हो। लगभग 1 घंटे बाद वे छोटे से पहाड़ी गांव पहुंचे, लेकिन गांव का नजारा देखकर सबके कदम रुक गए। कई घर टूटे हुए थे, जगह जगह आग के निशान थे और लोग डरे हुए चेहरों के साथ अपने घरों के बाहर बैठे थे। आरव दौड़कर एक बूढ़ी औरत के पास गया। दादी, वह औरत उसे देखकर रो पड़ी और उसे गले लगा लिया। बेटा, तू जिंदा है, उसने कार्तिक और उसके साथियों की तरफ हाथ जोड़कर कहा। आप लोगों ने मेरे पोते की जान बचाई, हमारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतरेगा। कार्तिक ने विनम्रता से कहा, हमें सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ क्या हुआ था। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, कुछ नकाबपोश लोग आए थे, वे सिर्फ एक चीज पूछ रहे थे, उस प्राचीन निशान वाले परिवार का आखिरी वारिस कहाँ है। यह सुनते ही कार्तिक के चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीरे से पूछा, फिर? बूढ़ी औरत बोली, तुम्हारे जैसे ही निशान वाली एक पुरानी तख्ती हमारे गांव में थी। आरव के दादाजी उसकी रक्षा कर रहे थे। वे लोग उन्हें पकड़कर पहाड़ों के उस पार ले गए। उसने कांपते हाथ से दूर दिखाई दे रहे काले पहाड़ की तरफ इशारा किया। तभी अचानक गांव के बाहर घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। लगभग 20 हथियारबंद नकाबपोश गांव को चारों तरफ से घेर चुके थे। उनका सरदार जोर से बोला, किसी ने उस लड़के को छिपाया है, उसे हमारे हवाले कर दो वरना पूरा गांव जला देंगे। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। आरव घबराकर कार्तिक के पीछे छिप गया। वीर ने अपनी तलवार निकालते हुए धीरे से कहा, लगता है खाना फिर से रह गया। अनन्या मुस्कुराई, तुम्हें हर लड़ाई से पहले यही याद आता है। वीर बोला, खाली पेट लड़ाई अच्छी नहीं होती। आर्या ने तलवार संभालते हुए कहा, मजाक बाद में, पहले इन लोगों को संभालते हैं। कार्तिक एक कदम आगे बढ़ा। उसकी दिव्य तलवार धीरे धीरे म्यान से बाहर आई और उसकी सुनहरी चमक पूरे गांव में फैल गई। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ इस गांव का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। नकाबपोश सरदार कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा और बोला, आखिरकार हम जिस उत्तराधिकारी को ढूंढ रहे थे वह खुद हमारे सामने आ गया। इतना कहते ही उसने अपना मुखौटा उतारा और उसका चेहरा देखते ही कार्तिक की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उसने उस आदमी को पहले कहीं देखा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। कार्तिक कुछ पल तक उस आदमी के चेहरे को देखता रहा। तभी अचानक उसके दिमाग में कॉलेज के पहले साल की एक धुंधली याद चमकी। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले देखा है, तुम वही आदमी हो जो कई महीने पहले कॉलेज के बाहर मुझे घूर रहा था। नकाबपोश सरदार मुस्कुराया और बोला, अच्छा है, तुम्हारी याददाश्त कमजोर नहीं हुई। वीर हैरान होकर बोला, भाई मतलब ये लोग तभी से तुम्हारे पीछे थे? सरदार ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, सिर्फ पीछे नहीं, हम कई सालों से इसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। यह सुनते ही कार्तिक की आंखों में गुस्सा उतर आया। मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? सरदार बोला, अभी सब जानने का समय नहीं आया, पहले हमारे साथ चलो। कार्तिक ने तलवार सीधी करते हुए कहा, अगर नहीं गया तो? सरदार मुस्कुराया, तो इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनते ही गांव वालों में डर फैल गया। आरव कार्तिक का हाथ पकड़कर बोला, भैया इन्हें मत जाने देना। कार्तिक ने उसके सिर पर हाथ रखा, जब तक मैं हूं किसी को कुछ नहीं होगा। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, विशेष चेतावनी,
सामने मौजूद शत्रु साधारण नहीं। नेता की शक्ति वर्तमान होस्ट से अधिक है। सीधे युद्ध की सलाह नहीं दी जाती। रणनीति अपनाइए, कार्तिक ने मन ही मन कहा, सीधे नहीं तो घुमा कर सही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वीर उसे देखकर समझ गया और धीरे से बोला, अब कोई ना कोई शरारत होने वाली है। अनन्या मुस्कुराकर बोली, जब भी कार्तिक ऐसे मुस्कुराता है सामने वाले की किस्मत खराब हो जाती है। सरदार चिल्लाया, पकड़ लो इन्हें। अगले ही पल 20 नकाबपोश एक साथ हमला करने दौड़े, लेकिन कार्तिक ने जमीन पर जोर से पैर मारा। धूल का बड़ा गुबार उठा और सबकी नजर कुछ पल के लिए रुक गई। उसी समय उसने वीर से कहा, गांव वालों को पीछे ले जाओ। आर्या और अनन्या तुरंत औरतों और बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाने लगीं, जबकि कार्तिक अकेला सामने खड़ा रहा। एक नकाबपोश तलवार लेकर उसके ऊपर झपटा, लेकिन कार्तिक ने उसकी कलाई पकड़कर उसे हवा में घुमाया और सीधे बाकी 3 लोगों पर फेंक दिया। चारों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। वीर हंसते हुए बोला, भाई तू तो लोगों को गेंद की तरह फेंक रहा है। कार्तिक बोला, अभी तो वार्म अप है। दूसरा आदमी पीछे से हमला करने आया, लेकिन कार्तिक बिना पीछे देखे ही झुका और उसकी तलवार हवा में निकल गई। अगले ही पल कार्तिक की कोहनी उसके सीने पर लगी और वह कई कदम पीछे जाकर गिर पड़ा। सरदार यह सब शांत होकर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, सिस्टम ने सच में तुम्हें उम्मीद से ज्यादा मजबूत बना दिया है। कार्तिक चौंक गया, तुम्हें सिस्टम के बारे में कैसे पता? सरदार सिर्फ मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया। तभी उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और जंगल के अंदर से 5 और शक्तिशाली योद्धा बाहर निकल आए। उनकी ऊर्जा पहले वालों से कई गुना ज्यादा थी। सिस्टम बोला, खतरे का स्तर बढ़ा। ये सभी प्रशिक्षित साधक हैं। वीर ने गहरी सांस ली, अब मजा आएगा। अनन्या तलवार घुमाते हुए बोली, बस ज्यादा चोट मत खाना। वीर हंस पड़ा, तुम चिंता करती हो तो अच्छा लगता है। अनन्या ने शर्माकर नजरें घुमा लीं। आर्या मुस्कुराकर दोनों को देखने लगी, जबकि कार्तिक पूरी तरह सामने खड़े सरदार पर नजर टिकाए था। उसे महसूस हो रहा था कि असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। तभी सरदार ने अपनी कमर से एक काला खंजर निकाला, जिस पर वही प्राचीन चिन्ह बना था जो कार्तिक के जेड पेंडेंट पर मौजूद था। उसे देखते ही कार्तिक के गले में पड़ा जेड पेंडेंट अपने आप तेज सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और सिस्टम की आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गई। होस्ट सावधान, प्राचीन वंश का एक और धारक सामने है। अगला क्षण आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कार्तिक का जेड पेंडेंट लगातार चमक रहा था और सामने खड़े सरदार के हाथ में पकड़ा काला खंजर भी उसी रोशनी का जवाब दे रहा था। दोनों के बीच हवा में अजीब सी ऊर्जा फैल गई। गांव वाले डरकर और पीछे हट गए। वीर धीरे से बोला, भाई ये खंजर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कार्तिक ने नजरें हटाए बिना कहा, मुझे भी नहीं, लेकिन आज इसके पीछे का सच जानकर ही रहूंगा। सरदार हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे गले में जो पेंडेंट है उसका आधा इतिहास तुम्हें पता भी नहीं। कार्तिक ने तलवार कसकर पकड़ ली, तो बता दो। सरदार ने सिर हिलाया, इतनी आसानी से नहीं। इतना कहते ही उसने काले खंजर से हवा में एक निशान बनाया और अगले ही पल 5 शक्तिशाली साधक एक साथ कार्तिक पर टूट पड़े। कार्तिक ने बिजली जैसी तेजी से पहला वार रोका, दूसरे का मुक्का झुककर बचाया और तीसरे को तलवार की मूठ से सीधा पेट में मारकर पीछे धकेल दिया। चौथा ऊपर से छलांग लगाकर आया, लेकिन आर्या बीच में पहुंच गई। उसकी तलवार और सामने वाले की तलवार टकराई तो चिंगारियां उड़ गईं। आर्या मुस्कुराकर बोली, पहले मुझे पार करना होगा। उधर अनन्या ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से 2 दुश्मनों की चाल धीमी कर दी। वीर मौका देखकर बोला, अब मेरी बारी। उसने जोरदार लात मारकर एक आदमी को सीधे लकड़ी की बाड़ में गिरा दिया और हंसते हुए बोला, भाई आज तो मुफ्त की कसरत हो रही है। कार्तिक भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल सरदार खुद मैदान में उतर आया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कार्तिक को पहली बार तलवार से पूरा वार रोकना पड़ा। दोनों के हथियार टकराए तो तेज धमाका हुआ और दोनों कुछ कदम पीछे खिसक गए। सरदार बोला, बुरा नहीं, लेकिन अभी बहुत दूर हो। कार्तिक ने जवाब दिया, दूरी हर दिन कम हो रही है। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, सामने वाले के खंजर से निकल रही ऊर्जा जेड पेंडेंट से जुड़ी है, सीधे खंजर पर वार कीजिए। कार्तिक ने तुरंत दिशा बदली। इस बार उसने सरदार पर नहीं बल्कि उसके खंजर पर वार किया। जैसे ही दोनों हथियार टकराए,
काले खंजर में दरार पड़ गई और सरदार पहली बार घबरा गया। उसने तुरंत पीछे छलांग लगाई। ये कैसे? कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत उतनी मजबूत नहीं जितना तुम सोचते थे। तभी अचानक दूर से एक तेज सीटी की आवाज आई। सरदार का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। वीर जोर से बोला, अरे भाग क्यों रहे हो? अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। सरदार जाते जाते कार्तिक की तरफ देखकर बोला, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगली बार जब मिलेंगे तुम्हें अपने परिवार का एक ऐसा सच पता चलेगा जिसे सुनकर तुम खुद टूट जाओगे। इतना कहकर वह और उसके सभी आदमी जंगल में गायब हो गए। गांव में फिर से शांति छा गई। आरव दौड़कर कार्तिक के पास आया और बोला, भैया आप जीत गए। कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस थोड़ी देर के लिए रुकी है। तभी गांव की बूढ़ी दादी कांपते हुए उनके पास आईं और बोली, अगर तुम सच में उस निशान वाले परिवार से हो तो आज रात मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जो मैंने पिछले 30 साल से किसी को नहीं दिखाई। यह सुनते ही कार्तिक, आर्या, अनन्या और वीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कार्तिक ने धीरे से कहा, लगता है आखिरकार कोई नया दरवाजा खुलने वाला है। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और गांव में चारों तरफ छोटे छोटे दिए जल चुके थे। लड़ाई के बाद गांव वाले धीरे धीरे सामान्य होने लगे। कुछ लोग टूटे हुए घर ठीक कर रहे थे तो कुछ घायल लोगों की मदद कर रहे थे। कार्तिक और उसके दोस्त भी गांव वालों के साथ मिलकर काम करने लगे। वीर एक भारी लकड़ी उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। पास खड़े बच्चे हंसने लगे। वीर मुस्कुराकर बोला, हंस लो हंस लो, असली ताकत लड़ाई में दिखती है, लकड़ी उठाने में नहीं। यह सुनकर सबकी हंसी छूट गई। कई दिनों बाद गांव में डर की जगह हल्की मुस्कान लौट आई। तभी आरव दौड़ता हुआ आया और बोला, दादी बुला रही हैं। चारों उसके पीछे पीछे गांव के सबसे पुराने मिट्टी के घर तक पहुंचे। बूढ़ी दादी ने दरवाजा अंदर से बंद किया, फिर कमरे के एक कोने में रखा पुराना संदूक हटाया और नीचे लगी पत्थर की पटिया उठाई। उसके नीचे एक छोटा सा गुप्त तहखाना था। दादी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगीं। सब उनके पीछे चले गए। नीचे पहुंचते ही दीवारों पर बने पुराने चित्र देखकर कार्तिक की सांस रुक गई। उन चित्रों में वही सुनहरा चिन्ह बना था जो उसके जेड पेंडेंट पर था। बीच में एक बड़े परिवार की तस्वीर बनी थी और उसके बीच खड़ा एक आदमी बिल्कुल कार्तिक जैसा दिखाई दे रहा था। वीर ने हैरानी से कहा, भाई ये तो तेरा बड़ा भाई लगता है। कार्तिक मुस्कुराया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। वीर तुरंत बोला, तो फिर कोई पुराना वर्जन होगा। अनन्या और आर्या दोनों हंस पड़ी। दादी ने धीरे से कहा, ये तुम्हारे पूर्वज हैं। बहुत साल पहले हमारा गांव उनकी रक्षा में था। कार्तिक की आंखें उस चित्र से हट ही नहीं रही थीं। तभी दादी ने एक पुराना कपड़ा खोला। उसके अंदर तांबे की बनी एक गोल पट्टिका थी। जैसे ही कार्तिक ने उसे हाथ में लिया, उसका जेड पेंडेंट फिर से चमक उठा। सिस्टम की आवाज आई, विशेष वस्तु मिली, प्राचीन वंश का पहला प्रमाण। जानकारी का कुछ हिस्सा अनलॉक हुआ। कार्तिक ने मन ही मन कहा, निधि। इस बार क्या पता चला? सिस्टम बोला, होस्ट, पुष्टि हुई कि आपका परिवार साधारण नहीं था। वे एक प्राचीन साधक वंश के रक्षक थे। बाकी जानकारी अभी भी सुरक्षित है। कार्तिक ने गहरी सांस ली। तभी दादी बोली, तुम्हारे दादाजी, यानी आरव के दादाजी, इस पट्टिका का दूसरा हिस्सा अपने साथ ले गए थे ताकि अगर दुश्मन आए तो पूरा रहस्य उनके हाथ न लगे। कार्तिक ने तुरंत पूछा, क्या आपको पता है उन्हें कहाँ ले जाया गया? दादी ने सिर हिलाया, काले पहाड़ के उस पार, जहाँ कोई सामान्य इंसान वापस नहीं आता। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी वीर ने माहौल हल्का करते हुए कहा, भाई लगता है हमारी अगली पिकनिक वहीं होने वाली है। आर्या मुस्कुराई, तुम्हारे लिए हर खतरनाक जगह पिकनिक ही होती है। वीर बोला, डरकर जीने से अच्छा है हंसकर लड़ना। कार्तिक ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अकेला होता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अनन्या ने धीरे से कहा, और अब हम तुम्हें अकेला छोड़ेंगे भी नहीं। तभी अचानक तहखाने की दीवार जोर से कांपी। ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। अगले ही पल गांव का एक युवक हांफता हुआ नीचे आया और घबराकर बोला, जल्दी बाहर आइए। पहाड़ की तरफ से सैकड़ों जंगली जानवर एक साथ गांव की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं।
और कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा है। कार्तिक ने तुरंत दिव्य तलवार उठा ली। उसकी आंखों में फिर वही दृढ़ता लौट आई और उसने कहा, लगता है दुश्मन हमें सोचने का समय भी नहीं देना चाहता। कार्तिक बिना एक पल गवाए तहखाने से बाहर दौड़ा। उसके पीछे वीर, अनन्या, आर्या और गांव के बाकी लोग भी निकल आए। जैसे ही सब गांव के बाहर पहुंचे, उनके सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फैल गईं। दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जंगली भेड़िए, जंगली सुअर और विशाल भालू लाल आंखों के साथ गांव की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वे सब बिल्कुल एक साथ एक ही चाल में चल रहे थे, जैसे कोई उन्हें आदेश दे रहा हो। वीर ने लंबी सांस लेकर कहा, भाई, इतने सारे जानवर तो मैंने सपने में भी नहीं देखे थे। कार्तिक ने शांत आवाज में कहा, ये सामान्य हमला नहीं है। तभी सिस्टम की आवाज आई, सावधान, इन जानवरों पर काली ऊर्जा का नियंत्रण है। असली दुश्मन इनके पीछे छिपा है। कार्तिक ने तुरंत गांव वालों से कहा, सभी बच्चे और बुजुर्ग घरों के अंदर चले जाएं, बाकी लोग दरवाजे मजबूत करें। गांव वाले उसकी बात मानकर तुरंत काम में लग गए। आर्या और अनन्या भी औरतों की मदद करने लगीं, जबकि वीर अपनी तलवार घुमाते हुए बोला, चलो भाई, आज जानवरों को समझाते हैं कि गांव में घुसने का टैक्स देना पड़ता है। अनन्या हंसते हुए बोली, तुम लड़ाई से पहले भी मजाक करना नहीं छोड़ते। वीर मुस्कुराया, डर को हंसाकर भगाना पड़ता है। अगले ही पल पहला भेड़िया छलांग लगाकर कार्तिक पर झपटा, लेकिन कार्तिक ने एक ही वार में उसे दूर फेंक दिया। उसके पीछे 10 और जानवर दौड़ पड़े। कार्तिक, वीर, आर्या और अनन्या 4 अलग अलग दिशाओं में फैल गए ताकि कोई भी जानवर गांव के अंदर न जा सके। लड़ाई तेजी से बढ़ने लगी। कार्तिक एक के बाद एक जानवरों को पीछे धकेल रहा था, लेकिन जितनों को गिराता उससे ज्यादा सामने आ जाते। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ी पर खड़े एक काले कपड़ों वाले आदमी पर गई, जो हाथ में बांसुरी जैसी कोई चीज बजा रहा था और हर सुर के साथ जानवर और ज्यादा उग्र हो रहे थे। कार्तिक ने मन ही मन कहा, यही असली खिलाड़ी है। सिस्टम बोला, सही पहचान। जब तक वह जीवित है हमला नहीं रुकेगा। कार्तिक ने वीर की तरफ देखकर आवाज लगाई, मैं उस आदमी तक पहुंचता हूं, यहाँ का मोर्चा तुम संभालो। वीर हंसकर बोला, जा भाई, यहाँ एक भी जानवर टिकट लेकर अंदर नहीं जाएगा। कार्तिक बिजली जैसी रफ्तार से पहाड़ी की तरफ दौड़ा। रास्ते में 2 विशाल भालू उसके सामने आ गए, लेकिन उसने दोनों के बीच से छलांग लगाकर उनका हमला बचा लिया। कुछ ही क्षणों में वह उस काले कपड़ों वाले आदमी के सामने पहुंच गया। आदमी ने बांसुरी बजाना बंद किया और मुस्कुराकर बोला, उम्मीद थी कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। कार्तिक ने तलवार उसकी तरफ तान दी। गांव वालों का क्या बिगाड़ा है उन्होंने? वह आदमी हंस पड़ा, मुझे गांव वालों से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें रोकना था। इतना कहकर उसने अपनी बांसुरी तोड़ दी। उसके अंदर से एक चमकता हुआ काला क्रिस्टल बाहर निकला। उसे देखते ही कार्तिक का जेड पेंडेंट फिर से चमकने लगा। सिस्टम की आवाज गंभीर हो गई, होस्ट सावधान, यह साधारण क्रिस्टल नहीं, यही काली ऊर्जा का स्रोत है। तभी उस आदमी ने बिना कुछ कहे वह काला क्रिस्टल जमीन पर दे मारा और अगले ही पल पूरा पहाड़ जोर जोर से कांपने लगा। जमीन में लंबी दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों के बीच से किसी बहुत बड़े जीव की भयानक दहाड़ सुनाई दी। कार्तिक ने तलवार कसकर पकड़ ली और धीरे से बोला, लगता है असली मुसीबत अब बाहर आने वाली है। पूरा पहाड़ जोर जोर से कांपने लगा। जमीन की दरारें हर पल बड़ी होती जा रही थीं और अगले ही पल एक भयानक दहाड़ के साथ विशाल काले पत्थरों से ढका एक दैत्याकार जंगली भालू बाहर निकल आया। उसकी ऊंचाई 2 मंजिला घर जितनी थी और उसकी लाल आंखें देखकर ही गांव वाले डर से कांप उठे। वीर ने दूर से उसे देखकर कहा, भाई, ये भालू है या चलता फिरता पहाड़? अनन्या ने तलवार संभालते हुए कहा, मजाक बाद में करना, पहले इसे रोकना होगा। वह काले कपड़ों वाला आदमी जोर से हंसने लगा, ये काला पर्वत रक्षक है, आज तुम सब यहीं खत्म हो जाओगे। कार्तिक ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, लोगों की जान से खेलना तुम्हारे लिए खेल होगा, मेरे लिए नहीं। इतना कहकर वह सीधे उस विशाल भालू की तरफ दौड़ पड़ा। भालू ने अपना विशाल पंजा घुमाया, लेकिन कार्तिक समय रहते नीचे झुक गया। पंजा पीछे खड़े बड़े पत्थर से टकराया और वह पत्थर एक ही वार में चूर चूर हो गया। वीर की आंखें फैल गईं, अगर ये पंजा मुझ पर पड़ जाता तो मेरा नाम भी याद नहीं रहता। आर्या मुस्कुराकर बोली, इसलिए ज्यादा मुंह मत चलाओ और लड़ो। वीर बोला, जी मैडम। उधर कार्तिक
लगातार भालू के चारों तरफ घूमकर उसके कमजोर हिस्से ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी मोटी पत्थर जैसी खाल पर तलवार का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तभी सिस्टम की आवाज आई, विश्लेषण पूरा। दैत्य के सीने के बीच काली ऊर्जा का केंद्र है। वहीं हमला कीजिए, कार्तिक ने मन ही मन कहा। समझ गया। उसने वीर की तरफ देखकर चिल्लाया, इसे कुछ पल रोककर रखो। वीर बिना सोचे सामने कूद गया और जोर से बोला, अबे मोटू, इधर देख। भालू सच में उसकी तरफ मुड़ गया। वीर भागते हुए बोला, अरे सच में मेरी बात मान गया। पूरा गांव उसकी हरकत देखकर हंस पड़ा। भालू उसके पीछे दौड़ा और उसी समय कार्तिक बिजली की तरह ऊपर छलांग लगाकर सीधे उसके कंधे पर पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से तलवार उसके सीने की तरफ घोंप दी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल काले धुएं का तेज विस्फोट हुआ और भालू दर्द से दहाड़ने लगा। उसका शरीर डगमगाने लगा। तभी वह काले कपड़ों वाला आदमी घबरा गया और भागने लगा। कार्तिक ने तुरंत उसके सामने पहुंचकर तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। अब भाग कर दिखाओ। वह आदमी डर गया, लेकिन फिर भी हंसते हुए बोला, मुझे मार दोगे तो भी कुछ नहीं बदलेगा। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। कार्तिक ने गुस्से से पूछा, कौन भेजता है तुम्हें? वह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दूर जंगल से एक चमकती हुई काली सुई हवा को चीरती हुई आई और सीधे उसके सीने में धंस गई। आदमी ने दर्द से चीख मारी। उसके होंठ कांपे और मरने से पहले वह सिर्फ इतना कह पाया, काला द्वार। इतना कहते ही उसकी सांस टूट गई। कार्तिक तुरंत चारों तरफ देखने लगा, लेकिन हमला करने वाला कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट सावधान, आपके दुश्मन आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। काला द्वार नाम पहली बार दर्ज हुआ है। आगे की जांच आवश्यक है। कार्तिक ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली, जबकि पीछे गांव वाले उसकी जीत की खुशी मना रहे थे। लेकिन कार्तिक समझ चुका था कि यह जीत नहीं बल्कि आने वाले बहुत बड़े तूफान की शुरुआत थी। कार्तिक कुछ पल तक उस मरे हुए आदमी को देखता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही शब्द घूम रहा था, काला द्वार। तभी सिस्टम की आवाज आई, मिशन अपडेट, काला द्वार संगठन की जांच शुरू। यह संगठन होस्ट के परिवार से जुड़ा हो सकता है। कार्तिक ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जितना सच के करीब जा रहा हूं, उतने ही नए सवाल सामने आ रहे हैं। तभी वीर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई, ज्यादा मत सोच, पहले गांव वालों को देख लेते हैं। कार्तिक मुस्कुरा दिया और सबके साथ वापस गांव की तरफ चल पड़ा। गांव वाले उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कार्तिक पहुंचा, सबने खुशी से उसका स्वागत किया। छोटे बच्चे उसके चारों तरफ दौड़ने लगे। आरव हंसते हुए बोला, भैया सबसे ताकतवर हैं। वीर तुरंत बोला, अरे, और मैं? आरव शरारत से बोला, आप सबसे ज्यादा बातें करते हो। यह सुनकर पूरा गांव हंस पड़ा और वीर ने सिर पकड़ लिया। मेरी इज्जत तो बच्चों ने भी नहीं छोड़ी। माहौल काफी हल्का हो गया। कई गांव वालों ने मिलकर सबके लिए खाना बनाया। लंबे समय बाद सबने चैन से बैठकर खाना खाया। कार्तिक चुपचाप बैठा था, तभी अनन्या उसके पास आई और धीरे से बोली, तुम फिर सोच में खो गए? कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया, बस यही सोच रहा हूँ कि मेरा अतीत आखिर है क्या? अनन्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो भी होगा अकेले मत झेलना, हम सब साथ हैं। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बिना कुछ कहे मुस्कुराकर सिर हिला दिया। यह देखकर आर्या भी संतुष्ट होकर मुस्कुरा दी। तभी बूढ़ी दादी उनके पास आईं और बोली, बेटा, तुम्हारे लिए एक और चीज है। उन्होंने एक पुराना चमड़े का नक्शा कार्तिक के हाथ में रख दिया। ये तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे पास छोड़ा था, कहा था कि सही समय आने पर ही देना। कार्तिक ने नक्शा खोला तो उसमें पहाड़ों के बीच एक गुप्त रास्ता बना था जो सीधे काले पहाड़ के पार जाता था। उसी रास्ते के अंत में लाल निशान बना था और उसके नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, काला द्वार। सिस्टम तुरंत बोला, नया स्थान अनलॉक। संभावना अधिक है कि आरव के दादाजी भी वहीं कैद हैं। वीर ने नक्शा देखते हुए कहा, मतलब अगला सफर तय हो गया। आर्या बोली, लेकिन इस बार दुश्मन पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। कार्तिक ने नक्शा मोड़ा और दृढ़ आवाज में कहा, चाहे जो भी हो, अब पीछे नहीं हटूंगा। तभी गांव के बाहर से घोड़े की तेज टाप सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा तो एक घायल युवक तेजी से उनकी तरफ भागता हुआ आया। वह कार्तिक के सामने घुटनों के बल गिर गया और हांफते हुए बोला, जल्दी चलिए। पहाड़ के रास्ते पर कुछ लोगों ने एक बूढ़े साधक को जंजीरों में बांध रखा है।
वे उसे सुबह होने से पहले काले द्वार ले जाने वाले हैं। यह सुनते ही कार्तिक की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत तलवार उठाई और बोला, अगर वह आरव के दादाजी हैं तो आज रात ही उन्हें वापस लेकर आएंगे। वीर मुस्कुराया, चलो भाई, इस बार दुश्मनों की नींद उड़ाने की बारी हमारी है। चारों बिना एक पल गवाए अंधेरी रात में काले पहाड़ की तरफ दौड़ पड़े, जबकि दूर पहाड़ की चोटी पर दो रहस्यमयी परछाइयां उन्हें जाते हुए देखकर धीमे से मुस्कुरा रही थीं। घनी अंधेरी रात में कार्तिक, वीर, अनन्या और आर्या बिना रुके काले पहाड़ की तरफ बढ़ते रहे। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा चल रही थी। तभी सिस्टम की आवाज आई, सावधान, आगे कई दुश्मनों की ऊर्जा महसूस हो रही है, छिपकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। कार्तिक ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया और धीरे से बोला, अब से कोई आवाज नहीं। वीर फुसफुसाकर बोला, मैं तो वैसे भी चुप रहता हूँ। अनन्या मुस्कुराई, इतना बड़ा झूठ आज पहली बार सुना है। वीर ने मुंह बनाया तो कार्तिक भी हल्का सा हंस पड़ा। कुछ देर बाद वे पहाड़ के मोड़ पर पहुंचे तो नीचे मशालों की रोशनी दिखाई दी। लगभग 10 नकाबपोश लोग एक बूढ़े साधक को मोटी लोहे की जंजीरों में बांधकर ले जा रहे थे। बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर नहीं था। कार्तिक ने धीरे से कहा, पहले उन्हें अलग करना होगा। तभी सिस्टम बोला, बाईं तरफ की चट्टान ढीली है, उसका उपयोग किया जा सकता है। कार्तिक ने एक छोटा पत्थर फेंका। पत्थर चट्टान से टकराया और अगले ही पल कई बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। रास्ता बंद हो गया और दुश्मनों में अफरातफरी मच गई। वीर हंसते हुए बोला, वाह भाई, बिना लड़े ही आधा काम हो गया। कार्तिक ने मौका देखकर बिजली की तरह छलांग लगाई और सबसे आगे खड़े पहरेदार को एक ही वार में बेहोश कर दिया। उधर आर्या और अनन्या ने पीछे से हमला करके दो और लोगों को गिरा दिया। बाकी नकाबपोश संभल पाते उससे पहले वीर चिल्लाया, अरे इधर देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन आ गया। सारे लोग उसकी तरफ दौड़े और वीर उन्हें पहाड़ी के दूसरे हिस्से में घुमाने लगा। भागते भागते भी वह बोला, भाई जल्दी करना, ज्यादा देर तक मैं हीरो नहीं बन सकता। कार्तिक मुस्कुराया और सीधे बूढ़े साधक के पास पहुंच गया। उसने तलवार से जंजीर काटनी चाही, लेकिन जंजीर पर एक काली चमक उभर आई। सिस्टम तुरंत बोला, ये साधारण जंजीर नहीं, काली शक्ति से बंधी है। कार्तिक ने अपना जेड पेंडेंट हाथ में लिया। जैसे ही उसकी रोशनी जंजीर पर पड़ी, जंजीर टूटकर जमीन पर गिर गई। बूढ़े साधक ने कार्तिक को ध्यान से देखा और कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे गले में ये पेंडेंट, क्या तुम रणवीर के बेटे हो? यह सुनते ही कार्तिक की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत पूछा, आप मेरे पिता को जानते हैं? बूढ़ा कुछ बोल ही रहा था कि अचानक अंधेरे में से एक ठंडी आवाज गूंजी, इतनी जल्दी अपने परिवार का सच जानने की कोशिश मत करो। कार्तिक, अगले ही पल एक काले चोगे वाला लंबा आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर नकाब था, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने कार्तिक को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारा कई सालों से इंतजार कर रहा था। काले चोगे वाला आदमी धीरे धीरे कार्तिक की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। कार्तिक ने तलवार सीधी करते हुए कहा, तुम कौन हो और मेरे पिता का नाम कैसे जानते हो? वह हल्का सा हंसा, जवाब तो मिल जाएंगे, लेकिन पहले ये देखना है कि तुम उनके नाम के लायक भी हो या नहीं। तभी सिस्टम की आवाज आई, सावधान, सामने वाले की शक्ति वर्तमान स्तर से काफी अधिक है, सीधे हमला करना उचित नहीं। कार्तिक ने मन ही मन कहा, भागने का सवाल ही नहीं। उधर वीर भी बाकी नकाबपोशों को गिराकर वहां पहुंच गया और हांफते हुए बोला, भाई, लगता है असली बॉस यही है। काले चोगे वाला आदमी मुस्कुराया, कम से कम तुम्हारा दोस्त समझदार है। वीर तुरंत बोला, समझदार तो हूं, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर बात करने का मन नहीं कर रहा। आर्या और अनन्या भी कार्तिक के पास आकर खड़ी हो गईं। चारों एक साथ लड़ने के लिए तैयार थे। तभी वह आदमी अचानक गायब हो गया और अगले ही पल कार्तिक के बिल्कुल सामने दिखाई दिया। उसने सिर्फ एक उंगली से कार्तिक की तलवार को पीछे धकेल दिया। कार्तिक 2 कदम पीछे खिसक गया, लेकिन तुरंत संभल गया। उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता साफ दिखाई देने लगी। सिस्टम बोला, शक्ति का अंतर बहुत अधिक है, समय निकालिए। तभी बूढ़े साधक ने जोर से आवाज लगाई, कार्तिक, इससे अभी मत लड़ो, ये काले द्वार का उपप्रमुख है। यह सुनते ही वीर की आंखें फैल गईं।
उपप्रमुख इतना ताकतवर है तो प्रमुख कैसा होगा? काले चोगे वाला आदमी हंस पड़ा। अच्छा सवाल है, लेकिन उसका जवाब अभी नहीं मिलेगा। उसने हाथ उठाया तो काली ऊर्जा की कई जंजीरें हवा में बन गईं और सीधे कार्तिक की तरफ बढ़ी। कार्तिक ने तेजी से तलवार घुमाकर 2 जंजीरें काट दीं, लेकिन बाकी जंजीरों ने उसे घेर लिया। तभी अनन्या ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन जंजीरों की रफ्तार धीमी कर दी और आर्या ने एक तेज वार करके रास्ता खोल दिया। वीर ने मौका देखकर कार्तिक को पीछे खींच लिया और बोला, भाई, कभी कभी पीछे हटना भी जीत का हिस्सा होता है। कार्तिक ने सिर हिलाया। उसने बूढ़े साधक को अपने कंधे का सहारा दिया और कहा, पहले इन्हें सुरक्षित जगह ले चलते हैं। काले चोगे वाला आदमी उन्हें जाते हुए देखता रहा, लेकिन इस बार उसने पीछा नहीं किया। सिर्फ मुस्कुराकर बोला, भाग लो, आखिर मिलना तो काले द्वार पर ही है। कार्तिक ने पलटकर उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, उस दिन भागेगा कौन, ये भी देख लेंगे। इतना कहकर चारों बूढ़े साधक को लेकर अंधेरे जंगल में गायब हो गए, जबकि दूर खड़ा वह रहस्यमयी आदमी धीरे से बोला, रणवीर, तुम्हारा बेटा सच में उम्मीद से ज्यादा तेज निकल रहा है। कार्तिक, वीर, अनन्या और आर्या बूढ़े साधक को सहारा देकर घने जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा तक ले आए। बाहर अभी भी हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और ठंडी हवा गुफा के अंदर तक आ रही थी। कार्तिक ने जल्दी से आग जलाई, अनन्या ने बूढ़े साधक के घावों पर औषधि लगाई, जबकि आर्या पानी लेकर आई। कुछ देर बाद बूढ़े साधक ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और कार्तिक को देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम बिल्कुल अपने पिता रणवीर जैसे हो। पहले दूसरों की चिंता करते हो, फिर खुद की। कार्तिक की आंखों में बेचैनी साफ थी। उसने तुरंत पूछा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? क्या वे जिंदा हैं? बूढ़े साधक ने गहरी सांस ली। वे जिंदा हैं, लेकिन उन्हें काले द्वार ने बहुत साल पहले पकड़ लिया था। यह सुनते ही कार्तिक की मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। उसकी आंखों में गुस्सा और उम्मीद दोनों एक साथ दिखाई देने लगे। तभी सिस्टम की आवाज आई, मुख्य मिशन अपडेट, अपने परिवार का पता लगाइए, इनाम विशेष वंश शक्ति अनलॉक होगी। कार्तिक ने मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। तभी वीर ने माहौल हल्का करते हुए कहा, पहले खुद जिंदा रह लेना भाई, फिर पूरी दुनिया बचा लेना। यह सुनकर बूढ़े साधक भी हल्का सा हंस पड़े। अनन्या मुस्कुराकर बोली, वीर की बातें कभी कभी काम की भी होती हैं। वीर तुरंत बोला, कभी कभी क्यों, हमेशा होती हैं। सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी बूढ़े साधक ने अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी निकाली और कार्तिक को देते हुए बोले, ये तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी। कहा था कि अगर कभी उनका बेटा मिले तो उसे दे देना। कार्तिक के हाथ हल्के से कांप गए। उसने धीरे से डिब्बी खोली। उसके अंदर एक पुरानी अंगूठी थी, जिस पर वही निशान बना था जो उसके जेड पेंडेंट पर था। जैसे ही कार्तिक ने अंगूठी हाथ में ली, उसका जेड पेंडेंट तेज रोशनी से चमक उठा। सिस्टम की आवाज गूंज उठी, वंश की पहचान सफल, प्रथम रक्त संबंध की वस्तु प्राप्त, नई जानकारी अनलॉक हो रही है। अचानक कार्तिक की आंखों के सामने कुछ धुंधले दृश्य आने लगे। उसने देखा एक छोटा बच्चा, उसके माता पिता, एक खूबसूरत महल, फिर भयंकर लड़ाई, काले कपड़ों वाले लोग और उसके पिता उसे गोद में उठाकर कहीं दूर ले जा रहे हैं। तभी दृश्य अचानक खत्म हो गया। कार्तिक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें हल्की नम थीं। बूढ़े साधक ने कहा, यादें अभी पूरी नहीं लौटी हैं, लेकिन अब रास्ता खुल चुका है। तभी गुफा के बाहर अचानक किसी के ताली बजाने की आवाज आई। सबने एक साथ बाहर देखा। अंधेरे में एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत भावुक पल चल रहा है, लेकिन अफसोस, तुम लोग सीजन खत्म होने से पहले सच तक नहीं पहुंच पाओगे। यह कहकर उसने एक चमकती हुई काली मुहर जमीन पर फेंकी और अगले ही पल पूरी गुफा जोर से कांपने लगी, जबकि सिस्टम की गंभीर आवाज गूंजी, सावधान, अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा पास आ रही है। गुफा जोर जोर से कांपने लगी। ऊपर से पत्थर टूटकर गिरने लगे और बाहर खड़ा नकाबपोश आदमी हंसते हुए बोला, अगर बच सकते हो तो बचकर दिखाओ। कार्तिक ने बिना एक पल गवाए कहा, सब लोग बाहर निकलो। वीर ने तुरंत बूढ़े साधक को अपने कंधे पर उठाया और भागते हुए बोला, भाई, ये सीजन का आखिरी दिन है, मरने का मूड बिल्कुल नहीं है। आर्या और अनन्या हंसते हुए भी तेजी से बाहर निकल गईं। तभी गुफा का रास्ता पूरी तरह टूटने ही वाला था कि कार्तिक पीछे मुड़ा।
उसे याद आया कि अंदर पिता की दी हुई डिब्बी रह गई है। अनन्या ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं कार्तिक, मत जाओ। कार्तिक ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, 2 पल में आता हूँ, भरोसा रखो। इतना कहकर वह बिजली की तरह फिर गुफा के अंदर दौड़ गया। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। उसने सही समय पर डिब्बी उठा ली और छलांग लगाकर बाहर निकल आया। अगले ही पल पूरी गुफा धड़ाम से ढह गई। वीर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भाई, कभी कभी तू दिल की धड़कन ही रोक देता है। कार्तिक हंस पड़ा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, मुख्य मिशन का पहला चरण पूरा। होस्ट ने वंश से जुड़ा पहला प्रमाण प्राप्त कर लिया है। इनाम प्राप्त। अचानक सुनहरी रोशनी ने कार्तिक को घेर लिया। उसकी शक्ति पहले से काफी बढ़ गई। उसके शरीर से हल्की ऊर्जा निकलने लगी। बूढ़े साधक मुस्कुराकर बोले, अब तुम्हारे अंदर तुम्हारे वंश की शक्ति जागना शुरू हो गई है। तभी दूर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर वही काले चोगे वाला उपप्रमुख दिखाई दिया। उसके साथ इस बार 3 और रहस्यमयी लोग खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, यही रणवीर का बेटा है। दूसरा बोला, उसे अभी खत्म कर देते हैं। लेकिन उपप्रमुख ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और मुस्कुराकर बोला, नहीं, इसे अभी बढ़ने दो, तभी असली खेल मजेदार होगा। यह बात कार्तिक तक नहीं पहुंची, लेकिन अचानक उसका जेड पेंडेंट अपने आप चमक उठा। सिस्टम की गंभीर आवाज आई, सावधान, काला द्वार अब सीधे होस्ट पर नजर रख रहा है। अगले सफर में असली खेती की दुनिया, छिपे हुए शक्तिशाली कबीले और होस्ट के परिवार का रहस्य सामने आएगा। कार्तिक ने अपनी मुट्ठी कस ली और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, माँ, पिताजी, जहां भी हो मैं आ रहा हूं। इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। अनन्या उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, हम सब साथ चलेंगे। वीर ने हंसते हुए कहा, और इस बार खाने का इंतजाम पहले कर लेना। पिछली बार 3 दिन जंगल के फल खाकर मेरी आत्मा ही निकल गई थी। आर्या ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हल्की चपत लगाई, तुम्हें हर वक्त खाना ही याद रहता है। चारों की हंसी पूरे पहाड़ में गूंज गई। लेकिन उसी समय दूर आसमान में काले बादलों के बीच एक विशाल रहस्यमयी द्वार की धुंधली परछाई कुछ पल के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई, जबकि उसकी गहराइयों से एक भारी आवाज गूंजी, कार्तिक सिंह, तुम्हारा इंतजार बहुत समय से हो रहा है। कार्तिक ने उस दिशा में दृढ़ नजरों से देखा, अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली और बिना डरे आगे कदम बढ़ा दिया, क्योंकि अब उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। सीजन 1 समाप्त। सीजन 2 में कहानी और भी बड़े रहस्यों, नई शक्तियों, खतरनाक दुश्मनों, नए साथियों और कार्तिक के परिवार की सच्चाई के साथ आगे बढ़ेगी।